दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री, साइज 500 एकड़, कॉस्ट 2400 करोड़, जिसकी कैपेसिटी है 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने की हर साल। और गेस करो आज वो कितने बना रही है? सिर्फ 2% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। बाकी रिमेनिंग 98% ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी वेस्ट हो रही है, मशीन्स आइडल पड़ी है और लाइट्स ऑफ है। मैं बात कर रहा हूँ आज ओला इलेक्ट्रिक की फ्यूचर फैक्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री है। एक ऐसे क्रिएटर ने बनाई जो चाहता था कि इंडिया का टेस्ला मूवमेंट, और ये वही कंपनी है जिसकी फरवरी 2026 में मार्केट शेयर था 50% और आज वो गिर के सिर्फ 5.5% रह गया है। जो कंपनी 50,000 स्कूटर्स हर महीने के बेचती थी, वो आज सिर्फ 7,500 बेच रही है। जिसका स्टॉक एक टाइम पे 157 रुपीज का हुआ करता था, वो आज 70% तक गिर चुका है। और अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 की रिपोर्ट बताऊं तो उनके 487 करोड़ के लॉसेज हैं और 470 करोड़ का रेवेन्यू है। आपने सही सुना, कंपनी का लॉस उनके रेवेन्यू से भी ज्यादा है। ये किसी भी कंपनी की फेलियर स्टोरी नहीं है, बल्कि स्टोरी है कि कैसे हाइप और एम्बिशन बेच के एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया, एक स्टार्टअप को बड़ा किया गया, लेकिन वो इवेंचुअली अभी फेल होता हुआ दिख रहा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ओला इलेक्ट्रिक कुछ ही सालों में अपनी इंडस्ट्री में फर्स्ट पे आई और कैसे कुछ और साल में उन्होंने अपने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। टीवीएस जैसी एक बोरिंग कंपनी ने कैसे बिना शोर किए पूरा मार्केट चुरा लिया। ओला शक्ति की रियलिटी क्या ये एक स्मार्ट पिवट है या बस डेस्परेशन है कैपेसिटी को यूज करने के लिए? और इंडिया का फ्यूचर मार्केट 2030 तक कौन जीत पाएगा? शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। And if we talk about the market share, in the month of January, company's market share has fallen. Ola Electric slumped over 5% after reporting its Q3 numbers. It's been in reverse here for a while now, and it's a 13% decline this week. And if you look at the numbers from the all-time high levels, it's heartbreaking. बात है 2019 की, जब ईवी मार्केट इंडिया में लगभग नेग्लिजिबल था। जितनी भी ईवी व्हीकल्स बिक रही थी वो सब चाइना से इंपोर्टेड थी, बोरिंग थी, अनइंस्पायरिंग थी, देखने में मजा ही नहीं आता था, फील ही नहीं आता था। और जो ईवी इंडिया में मिलती थी वो 1.6-1.7 लाख की आती थी। प्राइस के मामले में बहुत ज्यादा प्रीमियम था, लेकिन जब प्रोडक्ट था वो उतना खास नहीं दिखता था। उसी वक्त भविष्य अग्रवाल ने एक गैप देखा। उन्होंने सोचा आज के टाइम पे कोई भी एक ऐसी ईवी नहीं बेच रहा है जिसकी प्राइस सही हो, फीचर्स अच्छे हो और वो दिखने में भी सुंदर हो। अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लाएं तो मार्केट में बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ी गैप है। फिर उसी टाइम कोविड आ गया। एम्स्टरडैम में एक स्टार्टअप थी एटरगो, जिसने डिजाइन किया था एक्स टेस्ला, फरारी, BMW के इंजीनियर्स थे और उसकी वैल्यूएशन थी सिर्फ $90 मिलियन। कोविड में ओला ने उसको खरीदा एट 95% डिस्काउंट और ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि दुनिया की कुछ बेस्ट ईवी डिजाइन्स उनको एक बहुत ही सस्ती और रीजनेबल रेट में मिल गई। और फिर आया गीगा फैक्ट्री का अनाउंसमेंट। 500 एकड़, तमिलनाडु, दुनिया के सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री, 1 करोड़ स्कूटर्स हर साल बनाने की कैपेसिटी रखती थी और उसकी कॉस्ट थी 2400 करोड़ रुपए। द मेन रीजन टू मेक दिस वॉज कि बीच में कोई डीलर ना रहे, सब ऑनलाइन हुए और डायरेक्ट टू कंज्यूमर हुए। इसकी वजह से ये लोग कॉस्ट को कम कर पाएंगे और कस्टमर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाएंगे। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो तब हुई जब प्री बुकिंग्स खोली 499 रुपीज में, और उसी वजह से वेबसाइट भी क्रैश हो गई, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में 1 लाख बुकिंग आ गई। स्कूटर अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन लोग पागल हुए जा रहे थे इस स्कूटर को लेने के लिए और ट्राई करने के लिए। एक तरफ टीवीएस, बजाज, हीरो 100 साल पुरानी कंपनीज थी। ये बोरिंग ब्रांड्स बना रहे थे, ओल्ड स्कूल थे, स्लो थे, मार्केटिंग में उतना अच्छे से नहीं एक्सपैंड कर रहे थे। इसी वजह से ट्विटर, सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये पुरानी कंपनीज का टाइम अब खत्म होने वाला है और फ्यूचर सिर्फ ओला का है। इसी टाइम पे फिर आईपीओ आता है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, इतना अच्छा मोमेंटम था कि सब लोगों को लगा यही फ्यूचर होने वाला है। आईपीओ का जब प्राइस लॉन्च हुआ था तो 76 रुपीज का था और स्टॉक सीधा 52% ऊपर भाग गया एट द प्राइस ऑफ 157 रुपीज। इसका मतलब यह है कि इंडिया में बिकने वाला हर दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला ओन करती थी। भविष्य अग्रवाल इज इंडियाज ईवी पोस्टर चाइल्ड, टेस्ला ऑफ इंडिया, फ्यूचर की कंपनी। ये सारी बातें चालू हो गई बिटवीन 2022 टू 2024। लेकिन जब ये सेम स्कूटर्स रोड पे आए तो कहानी कुछ और ही थी, सब कुछ बदल गया। पहला क्रैक ये था कि प्रोडक्ट रेडी ही नहीं था जब उसको मार्केट में लाया गया। नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं वो 3-4 साल स्पेंड करती है डिजाइन पे, टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, लेकिन ओला ने सिर्फ 18 महीने में अपना पहला स्कूटर लॉन्च कर दिया। इसकी वजह से जो टेस्टिंग पीरियड था उसको कट शॉर्ट कर दिया गया, जो सॉफ्टवेयर था वो अधूरा था और सप्लाई साइड अभी भी रेडी नहीं थी ढंग से। इसकी वजह से राइडर्स को क्या प्रॉब्लम आने लगी, जब वो राइड करते थे तो जो उनकी स्क्रीन होती थी वो मिड राइड में फ्रीज हो जाती थी। इनफैक्ट आपने भी ऐसे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहां पे स्कूटर बिना कमांड के ही रिवर्स में चलने लग जाती थी। जो डैशबोर्ड ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखाया जाता था वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग था। जो हैंडल था वो कई बार अनलॉक ही नहीं होता था। इसी के साथ साथ जब भी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी तो उसका डिस्प्ले उड़ जाता था।
फिर आता है ईयर 2022। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दिखा रहे होते हैं कि कैसे ओला के स्कूटर ने ऑटोमेटिकली फायर पकड़ ली। ये पूरे नेशन को पैनिक में डाल देता है और उनको क्वेश्चन करता है क्या कल को हमारे स्कूटर के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी इंसिडेंट के बाद ओला अपने 1400 प्लस स्कूटर्स बुला लेता है। और जब बात आती है, क्वेश्चन आता है अकाउंटेबिलिटी का कि ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ओला पूरी गलती सप्लायर पे डाल देता है। जब स्कूटर्स के फ्रंट फोक्स टूट रहे थे तो न्यूअर मॉडल्स में उन्होंने क्वाइटली इसको रिप्लेस कर दिया, रिकॉल नहीं किया। उन्होंने बोला कि एक ऑप्शनल अपग्रेड है और इसी साइलेंस की वजह से आउटरीच और ज्यादा बढ़ने लगा। कंपनी के बिजनेस में सेकंड क्रैक था उनका सर्विस सेंटर। जब वो अपनी स्कूटी रिपेयर कराने जाते हैं या अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट कराने जाते हैं, उनको पता लगता है वहां पे ऑलरेडी 100 प्लस स्कूटर्स पेंडिंग है रिपेयर के लिए। काफी सारे लोगों के स्कूटर्स आधे ओपन करके उनको महीनों तक वेट करा रहे थे और इसका रीजन क्या था कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं थे। और जब आंसर पूछो कि कब तक आ जाएंगे तो उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं था। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसकी वजह से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने खुद के ओला स्कूटर जला दिया और उसका वीडियो बनाया। और इसी आउटरीच के कारण गोवा जैसी गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया ओला का। कंपनी का तीसरा क्रैक ये था कि बहुत ज्यादा मॉडल्स थे और फोकस था ही नहीं। जहां पे ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी 5 स्कूटर्स 4 बाइक्स बेच रही थी, मतलब टोटल 9 मॉडल्स बेच रही थी और उसके 27 वेरिएंट्स थे, वहीं पे टीवीएस जैसी कंपनी सिर्फ एक मॉडल बेच रही थी जिसके 5-6 वेरिएंट्स थे। एथर जैसी कंपनी सिर्फ 2 मॉडल बेच रही थी। अब इतने मॉडल होने से प्रॉब्लम ये आई कि हर मॉडल का स्पेयर पार्ट अलग होता, ट्रेनिंग अलग होती, जो इंजीनियर्स हैं उनको अलग से ट्रेन करना पड़ता, जो स्टाफ है उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ता। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि सिस्टम पे प्रेशर डबल हो गया। बिजनेस में चौथा क्रैक तब आया जब लीडरशिप और ट्रस्ट दोनों टूट गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में 1000 से ज्यादा जॉब कट्स हुई। जो टॉप इंजीनियरिंग हेड्स थे वो चले गए, मैन्युफैक्चरिंग हेड्स चले गए, डिजाइन हेड्स चले गए, जो एचआर हेड्स थे इनफैक्ट वो भी छोड़ गए। और इसके बाद फरवरी 2025 ने ओला ने रिकॉर्ड सेल्स अनाउंस की, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज को फ्लैग करती है और बोलती है कि ये जो नंबर्स बोले जा रहे हैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। इसमें बहुत सारी प्री बुकिंग्स के नंबर एडेड हैं और काफी सारे बाइक्स और स्कूटीज अभी भी अनडिलीवर्ड है। और फिर ओला को एक एक्यूरेट नंबर सबमिट करने को बोला गया। इसी के साथ साथ पैरेलली काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे जिसमें स्कूटर ऑटोमेटिकली रिवर्स में जा रहा था, वॉल से टकरा रहा था, जिसकी वजह से जो राइडर्स हैं उनके ऑपरेशंस हो रहे थे, सर्जरीज हो रही थी, इंजरीज हो रही थी। ये एक कंपनी की फेलियर नहीं थी, ये एक फाउंडर की प्रायोरिटी फेलियर थी। प्रोडक्ट से पहले हाइप, सर्विस से पहले स्केल और अकाउंटेबिलिटी से पहले डिफ्लेक्शन। अप्रैल 2025 टीवीएस ने बेचे 19,736 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ओला ने बेचे 19,763 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। फर्क था तो सिर्फ 27 स्कूटर्स का। और आज के टाइम पे जनवरी 2026 में टीवीएस ने बेचे 34,400 स्कूटर्स, ओला ने बेचे 7,516। जो गैप 9 महीने पहले सिर्फ 27 का था वो आज बढ़ के 27,000 का हो चुका है। अब टीवीएस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको ये एडवांटेज मिला? टीवीएस ने 5 मूव्स किए जो बहुत ही परफेक्टली उनके गेम को लेवल अप किया। फर्स्ट मूव, चुप रहो और ऑब्जर्व करो। 2021 से 2023 तक उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए मार्केटिंग पे। एथर ने पैसे लगाए अपनी प्रीमियम इमेज बिल्ड करने पे, लेकिन टीवीएस ने कुछ नहीं किया। वो ओला और एथर की गलतियों से बैठ के सीख रहा था। ओला ने करोड़ों रुपए खर्च किए कंज्यूमर्स को ईवी के बारे में एजुकेट करने के लिए, लेकिन टीवीएस ने कुछ नहीं किया, बस इस एजुकेशन को आगे खुद के लिए यूज किया। ऐसी केस स्टडीज देख के हमें लगता है कि कैसे कई बार इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होता बल्कि एक कर्ज बन जाता है। जियो ने टेलीकॉम इन्वेंट नहीं किया, जेप्टो ने क्विक कॉमर्स इन्वेंट नहीं किया, होंडा ने इंडिया में स्कूटर्स इन्वेंट नहीं किए, बल्कि इन सब लोगों ने मार्केट में लेट एंटर किया लेकिन मार्केट कैप्चर किया। मूव 2, इन्होंने एक स्कूटर बनाया, उसको पहले परफेक्ट किया। जनवरी 2020 में एक स्कूटर, 10 डीलर, एक सिटी। कोई ज्यादा बड़ी हाइप नहीं क्रिएट करी, कोई फ्यूचर फैक्ट्री के सपने नहीं दिखाए। बोरिंग, बहुत बोरिंग, दिखने में अनुकूल, लेकिन धीरे धीरे वेरिएंट्स बढ़ाए। 2022 तक 3 वेरिएंट्स किए, 2025 तक 6 बैटरी प्राइस ऑप्शंस, 94,000 रुपीज से 1,62,000 रुपीज तक के ऑप्शंस, हर बजट के ऑप्शंस अवेलेबल करवाए। थर्ड मूव, नया नेटवर्क नहीं बल्कि पुराने नेटवर्क को ही एक्टिवेट किया। उन्होंने 3,400 नए स्टोर्स बनाए थे, लेकिन सिर्फ 100 के पास लीगल सर्विस सर्टिफिकेट था। टीवीएस ने कुछ नया नहीं बनाया, उनके पास पहले से 5,000 प्लस डीलर्स थे, जुपिटर वाले, अपाचे वाले। इन्हीं पुराने सेंटर्स को बोला कि आप ये प्रोडक्ट के साथ हमारा नया ईवी व्हीकल भी बेचना शुरू कर दो। लेकिन टीवीएस की जर्नी भी एकदम परफेक्ट नहीं थी। 2024 जून में टीवीएस की एक iQube में एक इशू पाया गया था। कुछ लोगों ने इस पे सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाए और उसको करोड़ों व्यूज भी मिले, लेकिन इसके बाद टीवीएस के पास 2 ऑप्शंस थे। या तो डिनाई कर दो कि हमारी थिंग में कोई गलती नहीं है और ये सब सप्लायर की फॉल्ट है। सेकंड की जो व्हीकल खराब है उसको बुलाओ, सही करो एंड कस्टमर को उनका पैसे का वैल्यू दो। टीवीएस ने डिसाइड किया कि वो वॉलंटरी रिकॉल करेंगे, 0 कॉस्ट, अगले दिन अपॉइंट
अपॉइंटमेंट देंगे। कंपनी ने खुद के कस्टमर्स को कॉल किया और बोला अगर इसमें कोई इशू है तो हम इसको फिक्स करेंगे। अब याद करो कि जब ओला के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, स्कूटर में आग लगी, कस्टमर को ब्लेम किया, स्कूटर रिवर्स में जाने लगा तो उसको इग्नोर कर दिया। कुणाल कामरा ने कंप्लेन की, फाउंडर्स ने ट्विटर पे मजाक उड़ाया। गलती दोनों ने की, फर्क ये था कि टीवीएस ने वो गलती मान ली और ओला ने नहीं मानी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, टीवीएस ने ट्रस्ट बिल्ड किया और ओला ने जो सालों में खुद के ऊपर ट्रस्ट बनाया था वो खुद तोड़ दिया। अब आता है स्टोरी का एक नया चैप्टर, भविष्य का नया सपना, ओला शक्ति। आइडिया बहुत सिंपल है, वो फैक्ट्री जो 2% पे चल रही है उसमें अब लिथियम आयन होम बैटरी स्टोरेज बनाओ। इंडिया के घर घर के लिए बैकअप पावर होना चाहिए। इसका मार्केट साइज क्या है, भविष्य बोलते हैं कि 1 लाख करोड़। सुनने में बहुत ही रीजनेबल अप्रोच लगती है। इंडिया में पावर कट्स होना बहुत नॉर्मल है और इसलिए हर घर पे एक इन्वर्टर या होम बैकअप होना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इंडिया का होम बैकअप मार्केट अभी चल रहा है लेड एसिड इन्वर्टर बैटरीज पे, जिसकी कॉस्ट आती है लगभग 10 से 15 हजार रुपए। लोकल इलेक्ट्रिशियंस को इसको फिक्स करना भी आता है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी सालों से ट्रस्टेड है। दूसरी तरफ हमारे पास है ओला शक्ति, जिसका लो एंड वेरिएंट स्टार्टिंग वेरिएंट ही 40,000 रुपए से स्टार्ट होता है और इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है। ये कम से कम भी 3 से 5x गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इनका कंपटीशन किस कंपनी से हो रहा है, लुमिनस, एक ऐसी कंपनी जो 35 इयर्स की लेगेसी उठा के बैठी है इस पर्टिकुलर डोमेन में। ये कंपनीज बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो अब तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि क्या ओला इस बिजनेस में सक्सेसफुल होता है या नहीं। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आपको क्या लगता है। इस ओला की केस स्टडी से हमें पता लगता है कि कैसे बिजनेस में सिर्फ हाइप बिल्ड करना ईजी है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल है, और एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो उसको वापस लाना उतना ही मुश्किल है। आज का वीडियो इसी नोट पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ऐसी डिटेल्ड केस स्टडीज वीडियो देखना अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।